दोस्तों नमस्कार, मैं एसबी राकेश सिंह इस अंतिम सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 6 सत्रों में विषय को समझा और अब अंतिम सत्र में हम ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। आईआरडीए की परीक्षा को पास करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताता हूं, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा आपका जो परीक्षा का टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो चलिए, परीक्षा में इस आईआरडीए की परीक्षा को पास करने के लिए जब हम परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। उसको देखते हैं क्या करना होगा। जब हम परीक्षा हॉल में घुसेंगे तो घुसते ही हमको एक पेपर देगा, जो वहाँ पे कंट्रोलर होगा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, वो हमको एक पेपर देगा जिसमें क्वेश्चन 100 ऐसे बने रहेंगे, 100 क्वेश्चन तक का। तो आप उससे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा क्योंकि क्वेश्चन 50 ही आएगा। वो उस पेपर में आप जो आंसर कंप्यूटर पे लगाएंगे उसको लगाते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप सॉल्व कर रहे हैं और इसी बीच में जो है कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई और आपका कंप्यूटर बैठ गया। तो उस स्थिति में जब फिर से रीस्टार्ट होता है तो आपका जो आंसर है वो 0 हो जाता है, तो ब्लैंक हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको समय फिर से सारी तैयारी आपको करना पड़ेगा, फिर से उतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने जो है आंसर को लिख रखा है तो आप चाहें तो जो है उससे फटाफट देख के जो है आपने क्या क्या आंसर डाला है उसको उसमें भर सकते हैं। और अगर आपको असुविधा लग रही है सब पेपर से उसमें उतारने में, तो पेपर पे उतारने की जरूरत है। बिल्कुल आप सीधे जो है उसमें जो है कंप्यूटर में ही आप अपना करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पूरे जो है 50 प्रश्न रहेंगे, 17 नंबर आपको लाना है। कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है कि एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं। प्रश्न चाहे आए या ना आए, कुछ ना कुछ आंसर आपको मारना है। वही सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि किस तरह से आंसर जो है आपको लगाने हैं। कोई भी प्रश्न, एक बार फिर से इस पे जोर दे के मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हाँ ये है, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है, सपोज करिए कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, तो एक आंसर आपको चुनना होगा जिस पे आप मारते जाएं। आप मान लीजिए कि आपने चुन लिया है कि हम सी पे मारेंगे, तो सी पे ही आपको मारना है। लेकिन एक चीज, अगर आप माउस चलाने में एक्सपर्ट हैं तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि आप ये देख लें कि अगर आपने जो भी आंसर आपको सही लग रहे हैं, सबसे पहले तो सही वाले पे क्वेश्चन मार्क करिए जो आपको आ रहा हो। जो आपको आ रहा है अगर वो मान लीजिए कि उसमें अधिकतर सी पे मिल रहा हो तो फिर आप सी वाले पे मत लगाइए। फिर आप डी को, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा हो, उस पे आप फिर डी वाले पे आंसर लगाइए। क्योंकि जो आपको आया है आपने अधिकतम देखा कि सी सही है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि जितने सी वाले आंसर रहे होंगे वो आपने देख लिया तो सी पे आपने लगा दिया। इसका मतलब अब जो बचे होंगे वो डी पे ज्यादा बचे होंगे। तो अगर कर पाए ये तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप माउस चलाने में उतने एक्सपर्ट नहीं है, आपको लगता है कि आपका समय कम पड़ सकता है, तो बिना समय गवाए आप उसी साथ में जो प्रश्न आपको अभी नहीं आ रहा है, शुरुआत में नहीं आ रहा है, वो अंत तक नहीं आएगा, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए जब आपके सामने प्रश्न आए तो उसी समय आप जो है बिना सोचे समझे, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो सी पे ही आपको आंसर मार देना है। उस पे फिर आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना है कि आधा सी पे लगाए आधा बी पे लगाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है, लोग दिमाग जब लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो बिना दिमाग लगाए आप सी पे लगाइए। और कुछ जो है बातों को अगर आप याद रख लेंगे, बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है सही होने के प्रश्न जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए 50 नंबर लाने, 6 जो सत्र मैंने रखे थे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि उतने सत्र के बाद आपको 10 नंबर भर का आप आंसर कर ले जाए। क्योंकि आपको हमने इंश्योरेंस के टर्म्स सिखा दिए, आपको कुछ इंश्योरेंस की मोटी मोटी बातें सिखा दी, तो उतने से आपको जो है 10 नंबर का या 7, 8, 9, 10 नंबर तक के बीच का जो है आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इतना आपने
पढ़ के कर लिया, सही सही कर लिया, तो बाकी आपका बचेगा। ये मैं ये मान लेता हूँ 10 आपने कर दिया सही सही, तो आपको अभी 7 नंबर और लाने, या 7 आपने सही कर दिया तो 10 लाने हैं, तो अभी भी आपके पास 40 क्वेश्चन बचा। अब इस 40 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के आधार पे 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई, अगर आप अंधाधुंध कोई एक ऑप्शन मार के चलेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको 10 नंबर मिल जाए, या हो सकता है 7 मिल जाए, या हो सकता 12 मिल जाए, ऐसा कुछ चांस हो सकता है। और थोड़ा सा जो है प्रिकॉशन, ये जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, इन चीजों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपके प्रश्न में ऐसा प्रश्न आता है कि उपरोक्त सभी सही है, मान लीजिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसमें दिया है उपरोक्त सभी सही है, तो आपको बिना दिमाग लगाए उपरोक्त सभी सही वाले पे ही टिक मारना है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, उस पे ऑप्शन 1 में दिया है ये सही है, फिर ऑप्शन बी में दिया है कोई दूसरा आंसर दिया, ऑप्शन सी में दिया है तीसरा आंसर दिया है, मान लीजिए डी वाले में दिया है उपरोक्त सभी सही है, तो बस आपको कुछ विचार नहीं करना है, चुपचाप उपरोक्त सभी सही वाले में आंसर लगा देना है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में दिया हो निम्न सभी सही है, तो नीचे वाले जो है, इसका मतलब नीचे वाले में मान लीजिए कोई आंसर है, फिर उसके नीचे बी वाले में कुछ है, सी वाले में कुछ है, डी वाले में कुछ है, ए वाले में दिया है निम्न सभी सही है, तो उपरोक्त सभी सही या निम्न सभी सही, या मान लीजिए 2 प्रश्न दिया है तो उपरोक्त दोनों सही, या ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि उपरोक्त 2 सही है, उसमें ऐसा प्रश्न हो जाए कि पहले में कोई आंसर है, दूसरे में कोई आंसर है, सी वाले में दिया है उपरोक्त दोनों सही है, और डी वाले में दिया है उपरोक्त दोनों गलत है। तो हमेशा जब इस तरह का प्रश्न रहे तो उपरोक्त दोनों सही है, दोनों सही वाले में आंसर लगाइएगा, या उपरोक्त सभी वाले में आंसर आपको लगाना है, या निम्न सभी सही वाले में आपको आंसर लगाना है। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आंख बंद करके आप उसको टिक मार दीजिए, पहला। अब देखिए, जैसे उदाहरण से भी मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए कि एक प्रश्न है कि देय वार्षिकी की राशि इसमें से किस पर निर्भर होती है। जो पेंशन प्लान होता है उसमें से जो पैसा मिलता है पेंशन, वो जो नीचे ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें किस चीज पर वो निर्भर करती है। तो जैसे पहला ऑप्शन है मूल धनराशि, यानी जो बीमा धन होता है उस पर निर्भर करती है, कि निवेश अवधि पर निर्भर करती है, आय की दर पर निर्भर करती है, और वार्षिकी भुगतानों की अवधि पर निर्भर करती है। अगर ये 4 ऑप्शन दिया है, अब इसका उत्तर दिया है 1 और 2 सही, फिर दिया 1, 2 और 3 सही, फिर दिया है 1, 3 और 4 सही, और फिर दिया है 1, 2, 3 और 4 सही, या 1, 2, 3 और 4 की सही की जगह पे उपरोक्त सभी सही लिख सकता था, तो उपरोक्त सभी सही ऐसे लिख सकता था, या निम्न सभी सही के बाद 1 सही, 2 सही, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो है ये दे सकता था। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको सीधा सीधा जो है उपरोक्त सभी सही वाले पे आप आंख बंद करके आंसर मारना है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा, उपरोक्त इस तरह का प्रश्न आए तो हमेशा सभी सही वाले विकल्प को चुनना है। अब एक और उदाहरण देखिए, देय वार्षिकी की राशि इनमें से किस पर निर्भर है। मूल बीमा धनराशि, निवेश अवधि, आय की दर, वार्षिकी भुगतान की अवधि। अब इसमें जैसे मान लीजिए ऐसा आया कि 1 सही, 1 और 2 सही, 1, 2 और 3 सही, उपरोक्त सभी सही, ये जो मैंने अभी बताया। 1, 2 ऐसे इसमें आ सकता है कि 1, 2, 3, 4 सही, ऐसे हो सकता है कि उपरोक्त सभी सही, तो इसमें भी आंसर इसी तरह से उपरोक्त सभी सही का ही लगाना है। जहां पे मतलब आपको ये भाव है कि सारे सही वाले प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन दे रहा हो सभी सही वाला ऑप्शन है, तो बस उसी पे सभी सही वाले पे ही आंसर लगाना है, नंबर 1।
आपको जो ये रूल याद करना है नंबर 1 ये कि अगर इस तरह का प्रश्न आए तो सभी सही वाले प्रश्न में, रोमन में भी हो सकता है, ये गिनती रोमन में जैसे 1 2 3 4 दिया है, ये रोमन की भी गिनती हो सकती, कथन वाले भी प्रश्न हो सकते हैं, कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन 3 सही, उपरोक्त सभी कथन सही। तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आप उसमें उपरोक्त सभी कथन सही वाले पे उत्तर लगाइए। तो पहला तो आपको थंब रूल ये याद करना है। दूसरा, यदि किसी प्रश्न के उत्तर में दोनों सही और दोनों गलत हैं, ऐसा प्रश्न हो तो वहां पर दोनों सही पर ही टिक लगाना है। पहले बताया कि अगर दोनों सही और दोनों गलत ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा उत्तर रहता है कि दोनों सही और एक ऑप्शन रहता है दोनों गलत, तो गलत वाले पे ना जाके सही वाले पे लगाना है। सबसे पहली चीज तो आपको जो प्रश्न अपने से आ रहा है उसको आपने सही सही लगा दिया, पहला चीज। अब अगर आपको नहीं आ रहा है फिर ये नियम लागू होगा, और दोनों सही और दोनों गलत की स्थिति में दोनों सही वाले पे लगाएंगे। जैसे क्या होगा, देय वार्षिकी की राशि इसमें से किस पर निर्भर होती है? अगर यही वाला प्रश्न आया और दिया है मूल धनराशि, निवेश अवधि, आय की दर, वार्षिकी भुगतानों की अवधि, उत्तर में दे रहा है कि 1 सही 1 और 2 सही, तो ऐसे दे दिया 3 गलत है, 3 और 4 गलत है, तो आपको 1 और 2 सही जो है इस तरह से जो है उपरोक्त दोनों सही वाले पे घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो इसको उपरोक्त दोनों सही वाले पे आपको आंसर लगाना है। तीसरा थंब रूल याद करिए, यदि किसी प्रश्न के उत्तर में से कोई उत्तर असामान्य रूप से बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है उसके 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प में छोटे छोटे हैं और जो एक कोई विकल्प है, 3 विकल्प छोटे हैं, एक कोई जो है असामान्य रूप से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आंख बंद करके उस पे मार दीजिए। जैसे एक उदाहरण देखिए, फ्री लुक अवधि के दौरान, फ्री लुक का मतलब होता है 15 दिन का टाइम मिलता है, उसको जो है 15 दिन के अंदर जो है पॉलिसी को आदमी उसको देखता है, अगर उसको लगता है कि ये टर्म्स कंडीशन सही नहीं है तो उसको पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है, उसको फ्री लुक कूलिंग ऑफ बोलते हैं। तो फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी के मुताबिक निम्न बयान में से कौन सा सही? अगर इस तरह का प्रश्न आता है और उत्तर कुछ इस तरह से रहे, बीमा कंपनी प्रीमियम का 100% रिफंड करेगी, एक सामान्य सा छोटा सा है। बीमा कंपनी प्रीमियम का 50% धन वापस करेगी, लगभग उसी साइज का उत्तर है ये। अब ये देखिए तीसरा वाला है, कवरेज की अवधि चिकित्सा परीक्षक के खर्चों और स्टाम्प शुल्क के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम के समायोजन के बाद बीमा कंपनी प्रीमियम वापस कर। और चौथा प्रश्न है, बीमा कंपनी पूरे प्रीमियम को जब्त कर लेगी। इन चारों उत्तरों में असामान्य रूप से तीसरा वाला जो प्रश्न है, तीसरा वाला जो उत्तर है, ये असामान्य रूप से, बाकी सारे जो दिए हुए हैं एक एक लाइन के हैं और ये जो है 4 लाइन में ये दिया हुआ है इसका उत्तर, यानी असामान्य रूप से ये थोड़ा अधिक बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए इस तरह का प्रश्न आए तो आप इस पे मार दीजिए। तो अगर इस तरह से 7 8 या 10 क्वेश्चन में ये जो मैंने ट्रिक्स बताए आप लगाएं तो 7 8 में प्रोबेबिलिटी ये है कि कम से कम इसमें जो है 60-70% के लगभग ये क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। अब बचेंगे 30 में फिर जब आपको अंधाधुंध वाला मारना होगा तो फिर आपको जो है C1 विकल्प पकड़ लीजिए और उसी पे जो है अपना टिक लगा दीजिए। बाकी जो है 10 नंबर आपको वैसे मिल जाएगा जो आपने अध्ययन किया। केवल यही नहीं, केवल वीडियो देखिए, अगर हो सके तो थोड़ा सा IC38 की जो बुक आती है उसको भी पढ़ लीजिए और उससे फिर ये वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो देखने के बाद ये लास्ट में ये ट्रिक के सारे जो मैं फार्मूले आपको बता रहा हूँ, 4-5 जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए। ये करेंगे तो कोई ताकत नहीं है आपको फेल कर देगी, निश्चित रूप से आप पास होंगे। अब जब पूरा तुक्का लगाना हो तो C पर लगाइए, फिर उसमें विचार नहीं करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल जो आपको नहीं आ रहा है बस इनिशियल स्टेज पे C मार दीजिए। हाँ, जो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप
माउस चलाने में एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि आप एक बार टिक लगाने के बाद फिर से रिवाइज करके फिर से टिक लगा सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप देख लें कि किसमें आपने जो अभी तक सही वाले सही जो आपको आ रहे थे, जो बिना तुक्का लगाए आपने किया है, वो किस पे ज्यादा सही हो रहा है। अगर वो सी पे सही हो रहा है तो सी पे फिर मत लगाइएगा, डी सारा तुक्का डी पे लगाइए। और अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि मिक्स है, कोई एक पर्टिकुलर उस पे नहीं जा रहा है आंसर पे, तो आप उसको सी पे ही लगाइए। तो और अगर मान लीजिए आप थोड़ा कच्चे हैं माउस चलाने में, बहुत फास्ट नहीं कर सकते हैं, 1 घंटे का, चूंकि 1 ही घंटे का समय रहता है, 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस उसमें टिक लगाने हैं। तो अब इसमें बहुत सारे रूरल बेल्ट के भी लोग रहते हैं, तो उनको माउस चलाने में मैंने कई बार महसूस किया है कि वो असहज महसूस करते हैं, उनको प्रैक्टिस कराना पड़ता है। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है माउस चलाने में, आपने सीखा है, धीरे धीरे करके आप चलाते हैं, तो आप फिर ये प्रयोग मत करिएगा। आप पहला प्रश्न पढ़िए, अगर आपको आ रहा है तो उस पर टिक लगाइए, नहीं आ रहा है तो वो जो मैंने 3-4 जो आपको ट्रिक्स बताई, अगर उसमें से कोई मैच कर रहा है तो उस पे से लगाइए, और अगर उसमें से भी नहीं मैच कर रहा है तो आंख बंद करके आप सी लगा दीजिए और पूरा आप विश्वास रखिए, आप पास हो जाएंगे। एक प्रश्न आता है MWP एक्ट से संबंधित। MWP एक्ट आपको जो 6 सत्र मैंने इसके पहले आपके चलाए थे, उसमें MWP एक्ट के बारे में बृहद रूप से चर्चा किया था। MWP एक्ट का मतलब होता है मैरिज वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट। कोई भी पति अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ये एक न्यास बनाता है, ट्रस्ट बनाता है उसके बेनिफिट्स के लिए। तो जो जिनको लाभ मिलता है वो कौन हो गए, पत्नी और बच्चे होते हैं, उनको वो जो है उनको बेनिफिशियरी होते हैं। लेकिन जो भी पेमेंट मिलेगा, केवल एक ही चीज याद रखना है इसमें, जो भी पेमेंट मिलेगा वो केवल न्यासी को मिलेगा। जो न्यास होता है उसका जो एक देखरेख करने के लिए एक व्यक्ति बनाया जाता है, उसको न्यासी बोलते हैं। अगर उस जो व्यक्ति MWP एक्ट के तहत पॉलिसी खरीद रहा है, वो न्यासी की नियुक्ति करता है कि ये व्यक्ति इस ट्रस्ट का न्यासी रहेगा, यानी यही देखरेख करेगा। अगर उसने न्यासी नहीं बनाया, मान लीजिए कि उससे भूल हो गई, न्यासी नहीं बनाया और उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, तो वो पैसा जो स्टेट है, उस संबंधित स्टेट के जो है ट्रस्ट को, जो स्टेट के ट्रस्ट को चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान देके अगर इस MWP एक्ट के तहत कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो उसको एक जो न्यास बनाता है, उसको उसकी देखरेख करने के लिए एक ट्रस्टी को भी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये तो ट्रिक्स उनके लिए हैं जो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि परीक्षा में हमारा बहुत अच्छा तैयारी नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप परीक्षा की तैयारी केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं करिए, क्योंकि भविष्य में जब आप फील्ड में जाएंगे तो वहां कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। आपका नॉलेज और आपका परिश्रम यही काम आएगा। अगर आप टर्म्स को जानते रहेंगे, आप अपने विषय को जानते रहेंगे, तो अपनी बात को अच्छे से जो है पॉलिसी होल्डर्स को, कस्टमर्स को आप अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे और वो आपसे पॉलिसी परचेज करेंगे। क्योंकि केवल एग्जाम पास करना इसका अल्टीमेट पर्पस नहीं है। अल्टीमेट पर्पस तो पॉलिसी निकालना है, पॉलिसी सेल करना है। और जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो है आपका जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरी राय है कि ये जो मैंने आपको बताया है, इसको पढ़िए, इसको देखिए, और अगर समय थोड़ा सा आपको निकाल पाए IC38 की बुक पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है, उसको पढ़िएगा, उससे आपका जॉब नॉलेज होगा। और इसके बाद जो और भी मैं इस तरह के वीडियोस जो आपका नॉलेज बढ़ाएगा, जो आपकी मार्केटिंग की स्किल को डेवलप करेगा, मैं समय समय पे डालता रहूंगा। इसके लिए आप जो है मेरा ये चैनल आप देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।